हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822HW। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर सॉल्व कर जाना। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 नंबर का है। अगर आप 70 में 70 पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। हालांकि ये जो 15 मिनट है, यानी कि ये जो 15 मिनट है ना, 15 मिनट में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को आपको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आपके दो खंड है। यहाँ पर एक खंड अ है, एक खंड ब है। ठीक है। तो खंड अ की बात करें तो खंड अ में आपको 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और खंड ब में जो होता है ना, वो आपका रिटेन होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो हम क्या करेंगे, खंड अ को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, लस 12, 21 = 84 दिया गया है। मस 12, 21 होगा। ठीक है। यानी कि 12, 21 का जो लस है वो 84 आपको दिया गया है, और यहाँ से 12, 21 का आपको मस फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से जो लॉसा है ना, वो आपको कितना दिया है, जो लॉसा है 12, 21 का, वो आपको 84 दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको मसा फाइंड करना है। ठीक है। मसा, इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, मसा को फाइंड करना है। ठीक है। तो इसका एक रिलेशन यानी कि एक फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद है ना, तो इस बहुत ही आसान तरीके से आप मसा फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, ठीक है, तो देखो, इसका जो फार्मूला यानी कि जो सूत्र होता है बहुत ही सिंपल है। ठीक है। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम यानी कि लस गुणे एचसीएफ यानी कि मस। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है। तो दो संख्याएं आपके पास कौन कौन से हैं, एक 12 है, एक 21 है। ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे 12, 21 का। ठीक है। 12 और 21 का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। इज इक्वल टू एलसीएम देखो कितना है, यानी कि लसा कितना है, 84 है, और गुणे एचसीएफ यानी कि मस हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो 84 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो बट्टे में यानी कि भाग में हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपका क्या बचेगा, एचसीएफ यानी कि मस। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे संख्याएं कट रही है तो काटो। 12 एकम 12। ठीक है। 12 × 7 = 84, और यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि जो इसका एचसीएफ है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका 3 है। ठीक है। और हमारा भी आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। ठीक है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई बक्सा है, उसमें 6 नीला 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। ठीक है। सभी को जोड़ लो, कितने कंचे आपके पास, 6 4 10, 10 और 8 18 कंचे हैं। ठीक है। आपके पास 18 कंचे, और इस प्रकार से 6 नीले 4 सफेद 8 लाल है। ठीक है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाए तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। नीले रंग के होने की प्रायिकता यानी कि नीले रंग का कंचा कितना है, नीले रंग का जो कंचा वो 6 है। ठीक है। यानी कि संभव परिणाम आपके कितना होगा, जो संभव परिणाम होगा वो 6 होगा, और कुल परिणाम कितना है, यानी कि कुल कंचों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका प्रायिकता का सूत्र ही होता है। ठीक है। तो उस पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 6/18, यानी काटोगे तो 1/3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। पर मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा। ठीक है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो देखो, आपको इसमें प्रायिकता फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रायिकता के फार्मूले की, ठीक है, प्रायिकता इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। तो प्रायिकता यानी कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है आपका संभव परिणाम। फार्मूला देखो बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ठीक है।
संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें संभव परिणाम कितना होगा, देखो नीले रंग के होने की प्रायिकता, नीले रंग का कंचा कितना है, नीले रंग का कंचा आपके पास 6 है। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना होगा, 6 होगा। कुल परिणाम यानी कि कुल कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या को जोड़ दो, यहाँ पे 6 नीला 4 सफेद 8 लाल, यानी कि 6 4 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल परिणाम आपका 18 हो गया। और यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1/3 आ गया, यानी कि जो प्रायिकता है वो कितना 1/3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आपको दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है, यदि बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है तो इसका माध्य होगा। ठीक है, यानी कि बहुलक और माध्यक आपको इस प्रकार से दिया गया है और इसका माध्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुलक माध्यक और माध्य में एक रिलेशन यानी कि एक सूत्र होता है। अगर आपको वो सूत्र याद है तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, और देखो बच्चों ये भी आपको ध्यान देना है, ये जो माध्यिका होता है ना, कहीं कहीं पर ये इस माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर इस माध्यिका को हम क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बहुलक कितना है, बहुलक आपका 42 है, तो यहाँ पर रखो 42 बराबर में 3 है गुणे माध्यिका की बात करें तो माध्यिका आपका कितना है, देखो माध्यक है या माध्यिका का है एक ही बात है। ठीक है, तो माध्यक कितना है 38.1 है, तो यहाँ पे लिखो 38.1। ठीक है, माइनस माइनस 2 माध्यम। ठीक है, और माध्यम को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 42 हो गया बराबर में 3 का गुणा 38.1 में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करो, देखो 3 एकम 3, 8 त्रिक का 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 त्रिक का 9 2 11 हो जाएगा, और 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगा देंगे। ठीक है, और माइनस का क्या है 2 माध्य है। ठीक है, देखो ये जो 114.3 है ना, इधर क्या है प्लस का है। ठीक है, इधर लाते हैं तो 42 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 114.3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 2 गुणा माध्य बचेगा। ठीक है, तो माइनस 114.3 में से 42 को हटा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से घटाना है। देखो 114.3 है, यहाँ पर कितना है 42 है। ठीक है, पॉइंट जीरो लगा दो इस प्रकार से, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव तो दशमलव लगा दो, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे देखो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको घटा लेना है। और ये देखो जो माइनस वाला चिन्ह है ना, यानी कि जो माइनस वाला है अंक वो बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने पर कितना आ गया, घटाने पर माइनस का 72.3 आ गया, और इधर गुणे में क्या है आपका माइनस का 2 है, इधर लाओगे तो बट्टे में माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में आपका क्या बचेगा, माध्य बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ पर इसको काटो। देखो काटोगे तो 2 एकम 2, और ये 2 36 में 72 होता है, और पॉइंट यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 2 एकम 2 पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, और 2 पच्चे 10। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 36.15 आ गया, आपका माध्य आ गया। ठीक है, यानी कि जो माध्य है वो कितना है 36.15 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने पर 36.15 आ गया, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से बारंबारता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है, और यहाँ से कहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बात करिए तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो देख लो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, देखो यहाँ पर 7 11 15 18 9। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता 18 है, यानी कि इसका जो वर्ग अंतराल है वो 15 से 20 है। ठीक है, यानी कि जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा 15 से 20 होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है कि बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, देखो बारंबारता में सबसे अधिक 18 है, तो 18 का जो वर्ग अंतराल वो 15 से 20 है, तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो 15 से 20 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। ठीक है, आपके पास एक ताश की गड्डी जो होती है उसमें आपके पास कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। ठीक है, और एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको प्रायिकता फाइंड करनी है। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर, ठीक है, प्रायिकता यानी कि P बराबर क्या होगा? प्रायिकता बराबर होता है आपका संभव परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम बट्टे क्या होता है? कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो संभव परिणाम क्या होगा? देखो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो आपके कितने कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने होंगे? 12 हो जाएगा। और बट्टे कुल परिणाम यानी कि जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं, यानी कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। ठीक है, ये पी के इक्वल रहेगा। तो देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है। ठीक है, तो काट दो। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें इसको क्या करो ना, 4 से काटो। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12, और इसको काटोगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 3/13 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 3/13 आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ठीक है, अब आपके पास कोई परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसका अंतर यानी कि घटाने पर क्या मिलता है आपको? ठीक है, देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि आपके पास कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और कर्ण में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये जो 3 है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 क्या है? परिमेय संख्या है। ये जो कर्ण में 5 है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इनका अंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पर अंतर की बात करें तो 3 माइनस √5। ठीक है, अब ये एक क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, 3 माइनस √5 ये क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करा है सदैव अपरिमेय संख्या, बी करा है सदैव परिमेय संख्या, सी करा है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, डी करा है शून्य। ठीक है, तो देखो दोनों को अगर घटाओगे यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व कर कर बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको √3 बट्टे √5 ये तो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है? अंडर रूट में है। और यहाँ पे देखो √2 इंटू √2। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्या है, और दोनों अपरिमेय संख्याओं को जब आप गुणनफल करते हो तो भी आपका क्या मिलता है? एक अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, सी वाला देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डी वाला जो आपको दिया अंडर रूट में क्या दिया है? आपको 12 दिया है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो देखो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? √12 है। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? √12 है। ठीक है, और √12 को हम क्या लिख सकते हैं? √12 को हम 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है,
यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सी वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जो सी वाला है वो आपको क्या दिया है, आपको दिया है एक ब्रैकेट में √5 प्लस √7 और एक ब्रैकेट में आपको दिया है √5 माइनस √7 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व कर कर हमको मालूम करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका गुणा इसमें करो, या यहाँ पर ना एक फार्मूला होता है वो लगा लो। ठीक है, वर्गांतर का यहाँ पर फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसको लगा लेते हैं। देखो जब भी आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी आपको दिया जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो a के स्थान पर करड़ी में 5 है और b के स्थान पर √7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे √5 इसका स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ठीक है, -7 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस का 2 है ये क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का है बिंदुओं a कामा बी और b कामा -a के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो बिंदु दिया गया है और इसकी बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 की। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बिंदु दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिगर बना लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, डायग्राम बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया है a कामा बी और यहाँ पर एक बिंदु है b कामा माइनस का है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ a और इसको भी नाम दे देता हूँ b। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए दूरी सूत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूत्र की, ठीक है, तो सूत्र होता है आपका दूरी सूत्र का। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो है x1 है। ठीक है, ये वाला x1 और ये वाला y1 है, ये वाला जो है x2 है और ये y2 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन सभी मान को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में x1 का मान a है। ठीक है, माइनस x2 का जो मान है वो b है, तो a माइनस b का यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान b है माइनस y2 का जो मान है वो माइनस का a है। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करो, ओपन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर b प्लस a कहो या a प्लस बी कहो, ठीक है एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या करो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो माइनस का 2ab और ये प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर और एक बी स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये क्या था आपका, ab था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चों ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी आपको दूरी सूत्र के यहाँ पर कुछ भी मान आए तो उसके आगे आपको क्या करना है, इकाई या मात्रक लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितने आ गया, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इकाई आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला आंसर आ गया। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से द्विघात बहुपद दिया गया है और इसमें आपको शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, तो यहाँ से एक द्विघात बहुपद आपको दिया गया है 4x स्क्वायर
माइनस का 4x+1, ठीक है। ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके आपको शून्यकों का योगफल फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस का b बटा ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी, ठीक है। देखो b का इसमें क्या मान है, a का मान क्या है, ये कैसे मालूम करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx+c होता है, ठीक है। इससे क्या करेंगे तुलना कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो x² का गुणांक है a है और यहाँ पर जो x² का गुणांक 4 है, तो जो a का मान होगा वो 4 होगा, ठीक है। और x का गुणांक b है और यहाँ पर जो x का गुणांक वो माइनस का 4 है, यानी कि जो b का मान होगा वो माइनस का 4 होगा, ठीक है। c आपका अचर पद है और एक यहाँ पर अचर पद है, यानी कि c का मान 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम a b c का मान फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, b का मान देखो क्या है, b का मान यहाँ पर माइनस का 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने निकाला है, ठीक है। b का मान क्या है माइनस का 4 है, बटे a की बात करें तो a का मान क्या है 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 बटे 4, 4 एकम से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 1 आ गया, देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का है रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके हलों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों यहाँ से जो पहला समीकरण है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। और यहाँ से जो सेकेंड वाला समीकरण है वो है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें a1 की तो यहाँ पे देखो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, ठीक है। जब गुणांक कुछ भी नहीं रहता है ना तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो a1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। b1 की बात करें तो b1 का मान देखो y है सिर्फ है, ठीक है। तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। तो b1 का मान माइनस का 1 हो जाएगा। और c1 की बात करें तो c1 का मान क्या है 8 है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे a2 ज्ञात करेंगे, तो a2 का मान यहाँ पर 3 है। b2 की बात करें तो b2 का मान माइनस का 3 है और c2 की बात करें तो c2 का मान यहाँ पर 16 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन अनुपातों का रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या a1 बटा a2 को फाइंड करेंगे, तो a1 का मान 1 है बटे a2 का मान 3 है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 1/3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे b1 बटा b2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो b1 का मान है वो माइनस का 1 बट्टा है, सॉरी माइनस का 1 है और बट्टा b2 का जो मान है वो माइनस का 3 है। माइनस माइनस काट दो तो सिर्फ आपका बचेगा 1/3, ठीक है। इसी प्रकार c1 बटे c2 को फाइंड करेंगे, तो देखो c1 का मान 8 है बटे c2 का मान 16 है, ठीक है। तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, यानी कि c1 बटे c2 को सॉल्व करने पर यानी कि इसका जो अनुपात है वो 1/2 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ना, ये जो देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 दोनों का जो मान 1/3 है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो c1 बटा c2 है ना इसका जो मान है 1/2 है, ठीक है। यानी कि ये किस कंडीशन का है, ये a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 की कंडीशन का है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन का होता है ना तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब भी आपको इस कंडीशन का मिलता है तो इसका क्या होता है, इसका जो युग्म होता है इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने पर हमको ये कंडीशन मिला और ये जो कंडीशन होता है इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। तो देखो
यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। ठीक है, इसका मूल यानी कि एक्स का मान अगर 2 है तो के का मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखो बच्चों, इस प्रकार से आपको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका इस समीकरण का एक मूल 2 है। ठीक है, मूल का मतलब क्या, एक्स का मान। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मूल है यानी कि जो एक्स का मान है वो आपको 2 दिया है, तो के का मान हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो एक्स बराबर 2 है ना, इसी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां पर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, माइनस का के है एक्स के स्थान पर 2 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे के करोगे तो 2 के हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस 8 प्लस का 4 है। ठीक है, तो घट ही जाएगा, माइनस 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 के ये जो माइनस का 4 माइनस का जो 4 है ना, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू प्लस का 4 बटे माइनस का 2, यहाँ पर क्या है गुणा में, इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस बच रहा है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो k का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे करा है समांतर श्रेणी यानी कि एपी 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद होगा। इसमें आपको क्या करना है, 20वां पद फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, यहाँ से आपको देखो बच्चों एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया है 10,7,4 डॉट 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 इस प्रकार से दिया है, और यहाँ से हमको 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया है ना पहले लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम पद यानी कि जो ए का मान है वो कितना है, 10 है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें सर्वांतर की, सर्वांतर यानी कि डी, डी हम कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद कौन सा है, 7 है, माइनस पहला पद क्या है, 10 है, तो माइनस 10 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि जो डी का मान है वो कितना है, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें ये जो 20वां पद यानी कि जो n का मान है वो 20 है। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या यानी कि n का मान 20 है, और यहाँ से हमको 20वां पद यानी कि a 20 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो a 20 फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, देखो इसको दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम बात करें तो देखो a 20 को हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस 20 से एक कम क्या होगा, 19 होगा, इंटू डी कर देते हैं। ठीक है, तो a 20 इज इक्वल टू ए का मान क्या है, ए का मान 10 है, प्लस 19 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान माइनस का 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए 20 इज इक्वल टू 10 और 19 गुणे 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, और ए 20 इज इक्वल टू माइनस 57 में से प्लस का 10 जाएगा तो आपको आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 47 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो 20वां पद है वो कितना है, माइनस का 47 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो माइनस का 47 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेमी, तो PQ की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको PQ की लंबाई यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्श रेखा गया है ना उसकी लंबाई हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक वृत्त पहले बना लेना है। ठीक है, क्योंकि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु P पर है। ठीक है, यानी कि इस पर जो स्पर्श रेखा है ना वो किस पर है, बिंदु P पर है, यानी कि यहाँ पर जो है वो बिंदु क्या है, P है। ठीक है,
और यहाँ पर जो केंद्र है ना, देखो केंद्र O, यानी कि यहाँ पर जो केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, कोई Q बिंदु है, ठीक है, और ये जो है ना वो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई बिंदु Q है और जो OQ का लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई फाइंड करो, इस PQ का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, और इसको अगर हम मिला देंगे तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये आपको मालूम होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और मान लो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, मान लो इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखो 90 अंश के सामने वाला भुजा यानी कि ये वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये PQ जो है ना ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। PQ आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज PQO में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो त्रिभुज POQ में अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो कर्ण है वो कौन सा है, जो कर्ण है वो आपका OQ है, ठीक है। यहाँ पर OQ हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की बात करें तो लंब आपका OP होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका PQ होगा, ठीक है, जो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जो त्रिज्या था ना, देखो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो त्रिज्या है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी मान को रखते हैं, तो देखो OQ की बात करें तो OQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू OP की बात करें तो OP का मान 10 है, ठीक है। और प्लस PQ स्क्वायर, इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। इस 100 को इधर भेजते हैं तो 144 माइनस का 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा PQ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दी देखो 144 में से 100 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 44 बचेगा, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को हटा देते हैं और ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अंडर रूट 44 को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या देखो इसको हम 11 गुणे 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PQ, ठीक है। 4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 2 आएगा, और 11 आपका अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचेगा, PQ बचेगा, ठीक है। यानी कि सॉल्व करने पर क्या आ गया, सॉल्व करने पर आ गया 2 इंटू अंडर रूट 11 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका आ गया 2 इंटू अंडर रूट 11 आ गया, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर C है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13 को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पहले आपके पास दो घन है, दोनों घनों का जो आयतन है ना वो आपके पास कितना है, 8 सेमी क्यूब है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दोनों घनों को मिला देते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों घनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों घनों को जोड़ोगे तो आपका एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। अब उस घनाभ को हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले इस प्रकार से दो घन बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो घन बना लेना है, ठीक है। और एक और इस प्रकार से घन बना लेना है, ठीक है।
ठीक है। ये आपके पास दो घन है और जिनके यानी कि देखो इसका भी आयतन और इसका भी आयतन जो है वो सेम है, ठीक है। कितना आयतन है? 8 सेमी क्यूब है, ठीक है। अगर आयतन की बात करें यानी कि ए क्यूब की, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से अगर हम ए क्यूब की बात करें तो कितना है? 8 सेमी क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो इसका जो ए क्यूब है यानी कि जो आयतन है वो कितना है? 8 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम सिर्फ ए निकाले यानी कि एक भुजा निकाले ए, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अंडर रूट में चला जाएगा और यहाँ पर इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका घनमूल क्या हो जाएगा आपका? इसका जो घनमूल होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि जो ए का मान है वो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए का मान है वो 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है ना, इन दोनों घनों को क्या कर रहा है? जोड़ दे रहा है, ठीक है। दोनों घनों को जब जोड़ोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा? एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? देखो इस प्रकार से क्या करो ना, दोनों घनों को जोड़ दो, ठीक है। पेन तो नहीं चल रहा है, इससे ही काम चलाते हैं, ठीक है। देखो दोनों घनों को क्या करो? इस प्रकार से जोड़ दो, ठीक है। इस प्रकार से हम दोनों घनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों घनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला घन है और ये सेकेंड वाला घन है, ठीक है। दोनों घनों को जोड़ दिया तो देखो बच्चों यहाँ पर इसका जो भुजा है, ठीक है, इसका जो भुजा था वो कितना था? 2 था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो था यानी कि देखो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई दो पूरा आपका क्या था? 2 सेंटीमीटर का था, ठीक है। पर इनको जब जोड़ेंगे ना, देखो इनको और ये जब जुड़ेगा तो ये भी 2 है, ठीक है। जुड़ेगा तो इसका जो लंबाई हो जाएगा ये भी जुड़ जाएगा यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यानी कि जो लंबाई होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से देखो इसके अगर हम बात करें, इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम लंबाई की बात करें तो देखो पहले घन का जो लंबाई था वो भी क्या था? 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। और सेकेंड वाले घन का जो लंबाई था वो भी क्या था? 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी क्या हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखो ऊंचाई और चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं होगा, पर लंबाई में यहाँ पर क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर आपको बना लेना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे, देखो चौड़ाई की बात करेंगे तो वो आपका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। ऊंचाई की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इस घनाभ का हमको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। यानी कि लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सभी मान को रखेंगे। तो देखो 2 ब्रैकेट में लंबाई आपका कितना है? 4 है, गुणे चौड़ाई कितना है? 2 है, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितना है? 2 है और ऊंचाई कितना है? 2 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 2 है और इनटू जो लंबाई है वो 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 ब्रैकेट में 4 दूना 8 प्लस 2 2 4 प्लस 4 दूना 8, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो तो 8 8 16, ठीक है, 16 और 4 20 हो जाएगा। 20 देखो 2 यहाँ पर इसको ऐड करने पर 20 आ गया। 20 गुणे 2 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या फाइंड कर रहे हो? यहाँ पर आप क्या फाइंड कर रहे हो? यहाँ पर आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने पर जो आंसर है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है।
यानी कि जो r का मान है वो आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, त्रिज्या की वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको कितना दिया है, 154 सेमी स्क्वायर दिया है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, ठीक है, यानी कि कोण यानी कि थीटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस थीटा को हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे और यहाँ से थीटा का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो 154 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 154 इज इक्वल टू थीटा बटे 360 हो जाएगा, इंटू में पाई का मान क्या करो, रख दो 22/7। ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर है, आर का मान यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो 14 गुणे 14 कर दो। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 360 है इधर आपका भाग में है। ठीक है, इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 154 गुणे 360। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, इधर जो गुणा में होगा वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा और 14 दूना 28। ठीक है, इज इक्वल टू में आपका थीटा सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है। ठीक है, तो काटो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 7 से काटते हैं। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और इससे 7 से काटो तो 7 दूना 14, एक बचेगा, एक इसके सामने आएगा तो ये 14 हो जाएगा, और 7 दूना 14। ठीक है, और यहाँ पे देखो 22 और 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बच रहा है और यहाँ पर 360 बच रहा है। ठीक है, तो 4 एकम 4। ठीक है, और 4 नवैया 36, यानी कि यहाँ पर आपका 90 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने पर जो थीटा का मान है वो 90 अंश आ गया। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का है 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश का मान होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, साइन 30 अंश का मान रख दो और कॉस 30 अंश का मान रख दो और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2 साइन 30 अंश और इनटू कॉस 30 अंश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का मान ही रख देंगे, तो 2 गुणे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 और 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचेगा, √3/2 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है √3/2, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, तो साइन थीटा आपको दिया है और टेन थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको साइन थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 3/4 दिया है। ठीक है, तो आपसे टेन थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। देखो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। ठीक है, तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, और कोसेक सेक कॉट के लिए उल्टा चलता है, यानी कि नीचे से चलता है। ठीक है, तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर जो लंब होगा वो 3 होगा और जो कर्ण होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं और ये आपका 90 अंश का है। ठीक है, तो आप जानते हो कि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो कर्ण है वो आपका 4 सेंटीमीटर मान लो है। ठीक है,
और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो बचता है वो आपका आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्ण 4 सेंटीमीटर है और जो लंब है वो आपको 3 दिया है। ठीक है, मान लो सेंटीमीटर भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले BC को फाइंड करते हैं, यानी कि आधार को। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ठीक है, AC की बात करें तो AC का मान 4 है, इसका स्क्वायर कर दो। इज इक्वल टू AB की बात करें तो AB का मान 3 है, इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर। 9 को इधर लाओ तो 16 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि जो BC का मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, BC का मान 7 आ गया, यानी कि जो आधार है वो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, सॉरी अंडर रूट में 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमको tan थीटा फाइंड करना था। ठीक है, तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है, 3 है और आधार कितना है, करड़ी में 7 है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का है कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए है, का मान होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है कोसेक ए, ठीक है, और प्लस में कॉट ए दिया है एक ब्रैकेट में। ठीक है, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम 1/sin ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉट की बात करें तो कॉट को चेंज कर लो कॉस ए बट्टे साइन ए में। ठीक है, और इसको क्या करो ना, इसको इसी प्रकार से बस लिखते जाओ। ठीक है, बाद में ये कटेगा तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो यहाँ पर हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। ठीक है, तो हर समान है तो अंश को क्या करो, जोड़ दो और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका है 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो एक ब्रैकेट में अगर इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, और सबके बट्टे साइन लगा दो। ठीक है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए है और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। ठीक है, वर्गांतर यानी कि देखो ये वाला फार्मूला याद है ना, वर्गांतर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो जब लगाओगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बट्टे में क्या बचेगा आपका, साइन ए बचेगा। ठीक है, तो एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे होता है बता रहा हूँ, देखो बट्टे में साइन ए है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो समीका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इस कॉस को क्या किया, इस बगल भेज दिया। ठीक है, जब कॉस को उस बगल भेजोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हमने साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, समझे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए और यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 2 साइन है तो यहाँ पर एक साइन को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्वायर था यानी कि एक साइन कटेगा तो एक साइन बचेगा आपका। ठीक है, यानी कि देखो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया, साइन ए आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने पर कितना आ गया, साइन ए आ गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है,
अब इसको भी सॉल्व करेंगे और इनका भी मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपको दिया है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका मान आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इस टेन और कॉट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस टेन को। देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो टेन जो होता है ना बच्चों, उसको हम जैसे मान लो यहाँ पर टेन ए है तो टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कॉट ए होता है ना उसको हम लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है। ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बट्टे कॉस ए और कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए बट्टे साइन ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और सबके बट्टे 1 माइनस कॉट को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का गुणा एक में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और सबके बट्टे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबके बट्टे, ठीक है, इक्वल का चिन्ह लगा दो। साइन स्क्वायर ए का गुणा एक में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए मिलेगा, माइनस का क्या है कॉस स्क्वायर ए है, और सबके बट्टे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं ना, इसको सही रूप में पहले लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं सही रूप में लिखते हैं, यानी कि देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, जब देखो ये सबके बट्टे यानी कि भाग में है, जब इसको गुणा में बदलोगे ना तो ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन नीचे है तो साइन आपका ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर है ना ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखो इसमें से क्या करो ना, माइनस को कॉमन कर लो। ठीक है, क्योंकि जब माइनस कॉमन करोगे ना तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा और ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसमें माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करोगे तो ये जो माइनस वाला है ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस वाला था वो आपका माइनस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ से आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। सॉरी देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर था वो माइनस का टेन स्क्वायर ए था ना, तो हमको ऑप्शन भी बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस का टेन स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, कह रहा है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर क्यूपी है, ठीक है, यानी कि जो एस टी भुजा है वो क्यूपी के समांतर है, क्यू एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और पी टी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान फाइंड करो। ठीक है, ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको ये सभी मान दिया गया है और यहाँ से आपको टी आर का मान फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें थेस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एस टी जो है वो क्यूपी के समांतर है, ये जो एस टी है वो क्यूपी के क्या है समांतर है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर आपको देखो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है Q है, ये R है और ये P है। ठीक है, और इस प्रकार से ये रेखा गया है। ठीक है, ये आपका यस है और ये टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पी टी है वो आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और जो ये क्यू एस है वो आपको 3 सेंटीमीटर और ये जो एस आर है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और ये हमको क्या फाइंड करना है, ये टी आर को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी त्रिभुज को अगर इस प्रकार से देखो, ठीक है, इस प्रकार से देखो तो ये जो एस टी है, ठीक है, ये जो एस टी है वो क्यू पी के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये जो एस टी है वो क्यू पी के समांतर है, तो इनके जो अन्य दो भुजाएं होगा उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पी क्यू आर में अगर हम बात करें, जो एस टी भुजा है वो किसके समांतर है, एस टी जो भुजा है वो क्यू पी के समांतर है। ठीक है, अगर एस टी भुजा क्यू पी के समांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय आपका हो जाएगा टी आर। ठीक है, टी आर, देखो टी आर कहो या आर टी कहो एक ही बात है। ठीक है, टी आर या आर टी, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका टीपी हो जाएगा या पीटी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आर एस बटे एस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टी आर हमको फाइंड ही करना है तो टी आर को टी आर ही लिखते हैं, और बट्टे पी टी को या टी पी को एक ही बात है। तो ये जो पी टी है हमको कितना दिया है, 2.8 दिया है। ठीक है, और जो आर एस है वो कितना है, जो आर एस है वो 1.5 है, और ये जो एस क्यू है ना वो कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व करो, तो टी आर इज इक्वल टू 2.8 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो 1.5 गुणे 2.8 बट्टे 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से इसको काटते, देखो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी कि 0.1 अंक बाद है तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0.5 गुणे 2.8 कर ही लो। ठीक है, तो यहाँ से टी आर इज इक्वल टू, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 1.4। ठीक है, यानी कि जो टी आर के वैल्यू है वो कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा कर कर बता देते हैं। देखो यहाँ पर है 2.8, ठीक है, गुणा हमको क्या करना है 0.5 का। ठीक है, तो 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, हासिल 4 बचा, और 5 दूना 10 हो गया, 10 4 14 हो गया। ठीक है, 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद, सॉरी देखो दशमलव जो है ना वो 1 अंक 2 अंक बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1.40 हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकती हो, 1.4 लिख सकती हो इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी आर का वैल्यू है वो कितना आ गया, टी आर का वैल्यू 1.4 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि ये जो आपका खंड अ है वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, खंड ब को बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अभी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों अगर आपको इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो एक बार फिर से रिपीट कर कर देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, सिंपल मेथड से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।